गुड इवनिंग। सभी बच्चों को मेरी आवाज़ मिल रही है? ओके ओके डियर, चलिए शुरू करते हैं हम लोग। आज का जो आपका टॉपिक है, सबको जैसे कि पता चल गया होगा कि क्या टॉपिक है। ठीक है, क्या टॉपिक है बच्चों? आज से हम लोग क्या शुरू कर रहे हैं? पावर सिस्टम। क्या शुरू कर रहे हैं? पावर सिस्टम। चलिए, वास्तव में ये पावर सिस्टम क्या होता है, सबसे पहले ये जानना जरूरी है। देखा जाए तो पावर सिस्टम को सही ढंग से कहा जाए तो ये 4 चीज़ों का समावेश है। ठीक है, पावर जनरेशन, यानी कि आप पावर को जो जनरेट करते हैं। ठीक है। सेकेंड, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, इनकी जो पावर को आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है। और क्या है? पावर का पहले ट्रांसमिशन होगा, पावर जो ट्रांसमिट करते हैं, और फिर जो पावर आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और लास्ट होगा आपका पावर यूटिलाइजेशन। ठीक है। तो पावर सिस्टम 4 चीज़ों का समावेश है: पावर जनरेशन का, पावर ट्रांसमिशन का, पावर डिस्ट्रीब्यूशन का, और पावर यूटिलाइजेशन का। अब गौर करेंगे, यानी कि शक्ति उत्पादन, शक्ति उत्पादन, शक्ति का संचरण, फिर शक्ति वितरण। तो पावर सिस्टम देखा गया तो कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ पावर सिस्टम आपके अकॉर्डिंग? आप लोगों का जो पावर सिस्टम था वो कितने भाग में डिवाइड हुआ, बताइए। फोर पार्ट में। जो आपका ये तो नए लिंक से बुला रहा हूं मैं आप लोगों को। चलिए, तो मैंने बताया था कि पावर सिस्टम, वास्तव में जैसे हम पावर सिस्टम पढ़ते हैं लेकिन हम लोगों को ये नहीं पता होता है कि पावर सिस्टम है क्या चीज़। तो जैसे होता है ना कि कोई भी व्यक्ति आपको कोई कर रहा है, मतलब आपसे कोई कनेक्ट हो रहा है, और कनेक्ट होने के बाद क्या होता है कि वो जो है मतलब आपसे मतलब अचानक पूछ बैठता है कि बताओ तुम पावर सिस्टम कह रहे हो, तो पावर सिस्टम है क्या चीज़? तो आपसे कोई भी व्यक्ति पूछे, अगर आपसे कोई भी व्यक्ति पूछे कि पावर सिस्टम क्या चीज़ है, तो आप उससे क्या बताएंगे? अगर आपसे कोई भी व्यक्ति पूछ रहा है कि पावर सिस्टम क्या है, तो वो आप उस व्यक्ति को क्या बताएंगे? ज़रा कमेंट करिए आप लोग। आपसे कोई भी व्यक्ति पूछे कि व्हाट इज़ पावर सिस्टम, तो आप एक सिंगल वर्ड में बताएंगे कि पावर सिस्टम क्या है। पावर का जनरेशन, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन, पावर का ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और यूटिलाइजेशन, इन 4 चीज़ों का समावेश जो है वो क्या है? पावर सिस्टम है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अगर सही ढंग से देखा जाए, जो हमारी इंडिया में पावर सिस्टम डेवलप हुआ, सबसे पहले जो है कोलकाता में पावर सिस्टम 1879 में, जैसा कि बताया जाता है। तो सबसे पहले 1879 में कोलकाता में पहली बार पावर सिस्टम पे काम हुआ। सही ढंग से अगर पावर सिस्टम देखा जाए तो 1897 में और डेवलप किया गया।
ठीक है, इंडिया में। लेकिन जब पावर सिस्टम हम इतना सारी चीज़ें डेवलप कर चुके थे, लेकिन सोचिए पावर सिस्टम हम डेवलप कर चुके थे, लेकिन इतने के बाद जो है 1984 में गवर्नमेंट ने पावर सिस्टम जनरेट करना शुरू किया, यानी कि पीएसयू आया। ठीक है, यानी कि जो पावर सिस्टम जनरेशन का जो सिस्टम था, गवर्नमेंट के हाथों में जो पावर सिस्टम आया, वो जो है 1984 में आया। ठीक है, तो अब थोड़ा सा हिस्ट्री जानना बहुत ज़रूरी, आप लोग कमेंट करते रहिए बच्चों, थोड़ा सा हिस्ट्री जानना बहुत ज़रूरी है। अगर सही ढंग से देखा जाए तो 1800 ठीक है 75 ईस्वी में मतलब सबसे पहले वर्ल्ड में पावर सिस्टम को डेवलप किया गया था। ठीक है, तो उस समय एडिशन की एक कंपनी थी जो हमारे बल्ब का जो आविष्कार किए थे, तो उन्होंने सबसे पहले 60 बल्ब के लिए एक पावर सिस्टम जनरेट किया, बिजली जनरेट किया और कई घरों में दिया, कई लोगों को दिया। तो उस समय से पावर सिस्टम चले आ रहा है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, गुड इवनिंग, आगे बढ़ते हैं हम इसी क्रम में। तो ये देखेंगे पावर सिस्टम में, जब हम आगे बढ़ेंगे इसी सिस्टम में, तो हम देखेंगे अपने इंडिया में जो पावर सिस्टम है वो किस टाइप का पावर सिस्टम है। तो देखिए, अब जनरेशन पे बात करते हैं, तो जनरेशन के कितने माध्यम है आप बताइए। अगर हम पावर सिस्टम में पहली बात देखें जनरेशन में, तो आप बताइए जनरेशन क्या क्या होता है, कैसे होता है। हाइड्रो पावर प्लांट द्वारा जनरेशन होगा, फिर थर्मल पावर प्लांट द्वारा जनरेशन होगा, फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट द्वारा जनरेशन होगा, और फिर हाइड्रो हो गया, थर्मल हो गया, न्यूक्लियर होगा, और चौथा क्या होगा बताइए, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स होगा। तो सही ढंग से देखा जाए तो हाइड्रो, थर्मल, ठीक है, न्यूक्लियर और रिन्यूएबल, ये 4 तरह के जनरेटिंग सिस्टम हैं। इन 4 जनरेटिंग सिस्टम से जो है हमारी बिजली पैदा होती है। तो आप लोग एक कंपटीटर हैं, आप कंपटीशन में बैठते हैं, तो एज अ कंपटीटर आपको ये याद रखना चाहिए, ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए कि जो हमारा जनरेशन होता है उसमें सबसे बड़ा योगदान किसका है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि एक, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यही बना दिया जाए कि पावर सिस्टम में जो पावर जनरेशन है उसमें हाइड्रो, थर्मल, न्यूक्लियर और रिन्यूएबल, इसमें सबसे ज़्यादा योगदान किसका है, मतलब सबसे ज़्यादा बिजली किससे पैदा होती है, हाइड्रो से होती है, थर्मल से होती है, न्यूक्लियर से होती है, रिन्यूएबल से होती है, बताइए। अगर आपसे ये चीज़ पूछ दिया जाए कि सबसे ज़्यादा बिजली किसके द्वारा पैदा होती है, तो क्या बताएंगे। गुड, मिस्टर सौरभ ने बहुत सही रिप्लाई दिया, थर्मल से सबसे ज़्यादा अगर कोई बिजली पैदा होती है तो किससे होती है, थर्मल से होती है। किससे होती है प्यारे बच्चों, थर्मल से होती है। गुड बॉय, तो इस बात को समझिए, ठीक है, कि जो सबसे ज़्यादा जो बिजली पैदा होती है वो आपकी होती है थर्मल से। ठीक है, कितना परसेंट होती है। अब आपसे क्वेश्चन अगर पूछ दिया जाए कि कितनी परसेंट की होती है, तो आप क्या कहेंगे बोलिए। अगर आपसे पूछ दिया जाए, ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि प्यारे बच्चों, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि ये कितने परसेंट होती है, तो आप क्या रिप्लाई देंगे। चलिए, गुड इवनिंग उमेश, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि कितनी परसेंट की बिजली उत्पन्न होती है, तो क्या बताएंगे। आपसे अगर जैसे अभी रेलवे का पेपर दे रहे हैं, रेलवे लोको पायलट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, और उसमें पूछ लिया गया कि कितनी परसेंट, जैसे एक बच्चे ने बताया कि सबसे अधिकतम जो बिजली पैदा होती है वो थर्मल से होती है। अगर अगला क्वेश्चन अगर पूछ दे आपसे कि कितना परसेंट बिजली कौन देता है, तो क्या कहेंगे। थर्मल कितना परसेंट बिजली देता है, कितना परसेंट उसका इंगेजमेंट है, बोलिए। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, एक कॉपी पे नोट कर लीजिएगा, ये बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, जो हमारा, गौर करेंगे, देखिए बच्चों, जो हमारा थर्मल है, ठीक है, जो थर्मल पावर प्लांट जो अम्मी बिजली देती है, ठीक है, थर्मल पावर प्लांट, वो आपको 62% देती है। कितना परसेंट देती है प्यारे बच्चों, 62%। जो आपका हाइड्रो पावर प्लांट होती हैं, हाइड्रो पावर प्लांट, वो आपकी 12%। इसकी संख्या कुछ कम हुई है, अभी आगे बताएंगे क्यों कम हुई है, ठीक है, अभी आगे बताएंगे। 12% हो रही है, ठीक है। और जो न्यूक्लियर पावर प्लांट हमारी जो बिजली दे रही है, 1.8% दे रही है। जो हमारी रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स है 23.8% दे रही है। गौर करेंगे, गौर करेंगे।
ये 62 और ये 23, ठीक है ना। और ये आपका हाइड्रो पावर प्लांट है जो बिजली जो पानी से चलती है। अब ये जो 62% है ये कुछ कम हो गया है और ये चीज़ इसमें से घट के इसमें जुड़ गया है, यानी कि अब ये जो है ये 23 जो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स था, हमारी गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत था, ये अब 38% हो अभी 38% हो चुका है। कितना परसेंट हो चुका है? 38% हो गया है। तो कितने की बढ़ोतरी हुई? जितने की इसमें बढ़ोतरी उतने की इसमें कमी हुई है, ठीक है। तो इस हिसाब से जो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स है, और आने वाले समय में इसकी मात्रा और बढ़ने वाली है। आने वाले समय में हम लोग ये सोच रहे हैं कि इसकी मात्रा हम और ज़्यादा बढ़ा दें, ठीक है। तो अभी जो है ये जो करंट सिचुएशन में है, देखो। अच्छा, एक चीज़ और आपको जानना चाहिए कि हमारे मतलब इंडिया में कुल कितनी एनर्जी की खपत है, कुल कितने गीगावाट एनर्जी चाहिए? तो 373 गीगावाट चाहिए। ये कुछ दिन पहले का डेटा है, आज के डेट में शायद ये बढ़ गया होगा। 373 गीगावाट की चाहिए। और इसमें जो पहले ये 23 था तो ये 83 गीगावाट जो है रिन्यूएबल से आ रहा था, और 231 गीगावाट आपका जो है ये हाइड्रो पावर प्लांट जनरेट कर रहा था बिजली, ठीक है। ठीक है, इतनी पावर जनरेट कर रहा था, और ये 83 है। लेकिन करंट जब 38 हो गया तो इसकी बढ़ के 136 गीगावाट हो गई है। ये इतना हो गया है। तो ये जनरेशन की बात थी। तो ये सारे डेटाज आपको याद रखना पड़ेगा। आपको मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, उसमें आप देख लीजिएगा, ठीक है। हाँ, 42% करेंट टाइम पे है, ठीक है। नहीं बेटा, किलोवाट घंटा नहीं होता है, केवी होता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये था हमारा जनरेशन की कुछ इम्पोर्टेंट थिंग्स, ठीक है, जिसको आपको जानना चाहिए और जिसको आपने जाना भी। समझ गए हमारी बात। अब थोड़ा सा और इसमें आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा और पावर सिस्टम को समझते हैं कि ये पावर सिस्टम में पावर का क्या खेल है, ठीक है। एक चीज़ और बता दो, नरेंद्र मोदी जी के सहयोग से 2030 तक, ठीक है, इसकी क्षमता हम बढ़ा लेंगे। ये 136 जो है ये शायद 136 शायद 230 में कन्वर्ट हो जाएगा। लक्ष्य तो बहुत बड़ा उन्होंने रखा है, लेकिन ये डेटा थोड़ा सा बदलता रहता है, इसलिए एग्जैक्टली हम नहीं याद कर पाएंगे। परसेंटेज में हम याद करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें करंट में चलती रहती हैं। अब आते हैं कि थोड़ा बहुत अगर हम एक इंजीनियर हैं तो हमें अपने देश की पावर सिस्टम में पूरी तरह से पकड़ होनी चाहिए कि जैसे जो नॉर्मल चीज़ें हैं उसको आपको जानना चाहिए। अब नॉर्मल चीज़ें क्या हैं? देखिए, अगर हम सही ढंग से देखा जाए तो जो पावर हमारा जनरेशन होता है उसको 3 भागों में बांटा जाता है। पावर जनरेशन जो होता है वो 3 लोगों को काम दिया गया है। कोई बता सकता है? कोई बच्चा कमेंट करे। जो पावर जनरेशन का जो वर्क है वो 3 लोगों में हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया है। आप बता सकते हैं किसके बीच किए हैं? बोलिए। जो पावर जनरेट किए हैं मिस्टर सौरभ, बताइए। जो हमने पावर जनरेट किया है उस पावर जनरेशन को 3 लोगों को काम दिया है। पहला किसको दिया है? हम सेंट्रल गवर्नमेंट को दिए हैं, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट को दिए हैं। दूसरा किसको दिए हैं? स्टेट गवर्नमेंट को दिए हैं। नहीं, पहला हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ दिया है, कुछ बिजली वो उत्पादन करती हैं, कुछ स्टेट गवर्नमेंट बिजली उत्पादन करती है, और कुछ आपका प्राइवेट सेक्टर करता है, ठीक है। कुछ बिजली का उत्पादन कौन करता है? आपका प्राइवेट सेक्टर करता है। तो अब आपसे अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि बिजली का उत्पादन कौन कौन करता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर, और लास्ट में आंसर दे देगा ऑल ऑफ दिस। तो क्या कहेंगे आप? इसमें कौन सा ऑप्शन मारेंगे कि पावर जनरेशन हम सभी के द्वारा करते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट भी पावर जनरेशन करती है, स्टेट गवर्नमेंट भी पावर जनरेशन करती है, और प्राइवेट भी आपका पावर जनरेशन करती है। अब आता है सवाल कि सेंट्रल गवर्नमेंट की कितनी पावर जनरेशन में हिस्सेदारी है, कितना % बिजली सेंट्रल गवर्नमेंट जनरेट करती है, पैदा करती है, स्टेट गवर्नमेंट कितनी % बिजली पैदा करती है, और जो आपका प्राइवेट सेक्टर है वो कितनी बिजली पैदा करता है, ठीक है। तो इस पे बात कर लेते हैं कि इसका क्या रोल है। ज़रा आप कोई बता सकता है बच्चा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट हमारा है वो बिजली कितना पैदा करता है? बताइए।
बता सकते हैं? बोलिए प्यारे बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कितनी बिजली पैदा करती है? बताइए। नहीं पता, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत आप लोगों को पता होनी चाहिए। चलिए मैं बताता हूँ, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो आपकी 25.2% बिजली पैदा करती है, ठीक है, और 27.8% बिजली स्टेट गवर्नमेंट पैदा करती हैं, और सबसे ज़्यादा अगर बिजली पैदा करती है तो 47% प्राइवेट सेक्टर बिजली पैदा करता है, ठीक है। कौन बिजली पैदा करता है? सबसे ज़्यादा बिजली कौन पैदा करता है? प्राइवेट सेक्टर। कौन बिजली पैदा करता है सबसे ज़्यादा? बताइए। जो हमारा प्राइवेट सेक्टर है, ठीक है। 47% आपकी बिजली प्राइवेट सेक्टर पैदा करती है। अब आपको समझ में आता है कि ये प्राइवेट सेक्टर, मेरे कहने का अर्थ क्या है? आप ज़रा कमेंट करिए, प्राइवेट सेक्टर से आप क्या समझते हैं? मैंने कहा कि प्राइवेट सेक्टर बिजली पैदा कर रही है, तो क्या मतलब है? इसका मतलब क्या है? बोलिए। मतलब क्या है? प्राइवेट से तो बिजली पैदा करने का मतलब कौन है? कोई शाहजहांपुर का रहने वाला है? कोई बच्चा शाहजहांपुर का रहने वाला है? शाहजहांपुर में एक थर्मल पावर प्लांट है। शाहजहांपुर में थर्मल पावर प्लांट, जानते हो किसका है? कोई प्राइवेट कंपनी। दीपचंद बहुत सही बता रहे हैं। थर्मल तो जो शाहजहांपुर में जो थर्मल पावर प्लांट है वो शायद रिलायंस का है, ठीक है। तो रिलायंस बिजली पैदा कर रही है, अपना थर्मल पावर प्लांट बनाई है और वो बिजली पैदा करके लोगों को दे रही है उस एरिया में। तो जो 47% मैंने अडानी हुआ, रिलायंस हुआ, और भी जो हैं प्राइवेट कंपनीज़ हैं जिन्होंने सच में बताया तो सबसे पहले प्राइवेट कंपनी ही ठेका ली थी बिजली पैदा करने की। वो तो बाद में 1984 में इंडिया गवर्नमेंट ने इसमें कदम रखा, ठीक है। तो जो प्राइवेट सेक्टर में जो बिजली पैदा करने की बात हो रही है वो प्राइवेट कंपनियां जो हैं वो बिजली पैदा करती हैं। तो पावर सिस्टम का ये सारी बातें आपको याद होनी चाहिए। अब इसमें एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि प्राइवेट सेक्टर जो होता है मैंने सबसे ज़्यादा बिजली किस सेक्टर से मिलती है? मतलब बिजली पैदा सेंट्रल से या स्टेट से? बेटा चीनी मिल वाला रीजनरेटिव है, वो ईथर से बिजली पैदा हो रही है, वो रिन्यूएबल कह सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा बिजली उत्पादन किसके माध्यम से होता है तो आप कह सकते हैं प्राइवेट सेक्टर की हिस्सेदारी सबसे ज़्यादा है, ठीक है। ओके, तो ये थी आपकी क्या अभी आज के डेट में अगर करंट सिचुएशन में देखा जाए तो 31 मई 2021 का ये डेटा है। अभी जो हमारे पास इंडिया की कितनी कैपेबिलिटी है बताइए? अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया के पास करेंट टाइम में आज 31 मई 2021 के डेटा के अकॉर्डिंग कितनी बिजली को जनरेट करने की, मतलब ग्रिड में जो जितने ग्रिड सिस्टम बने हैं वो कितनी बिजली को मतलब कितने गीगावाट के हैं, कितनी है क्षमता, कितनी है इंडिया के पास? अगर आपसे कोई ये पूछ दे कि इंडिया के पास कितनी बिजली पैदा करने की क्षमता है तो क्या बताएंगे? अभी करेंट सिचुएशन में 31 मई 2021 का ये डेटा है, बताइए कितना है? पता है? कोई बता सकता है? गूगल मत करना, बताओ, ईमानदारी से बताओ। ईमानदारी से बताओ। नहीं पता? 383.37 गीगावाट इतनी पावर इंडिया के पास जनरेट करने की क्षमता है अभी। दिस इज़ करेंट डेटा, ये करेंट है। तो ये थोड़ा सा हमने जनरेशन पे बात की आपसे। तो ये जनरेशन की पूरी कहानी थी कि हाइड्रो कितना परसेंट था, न्यूक्लियर कितना था, रिन्यूएबल कितना था, क्या टारगेट रखा गया है, क्या पावर सेक्टर है। अब देखो, चूँकि जो हमारी बिजली पैदा हुई तो स्टेट गवर्नमेंट अलग पैदा कर रहा था, सेंट्रल गवर्नमेंट अलग पैदा कर रहा था, डिफरेंट पावर प्राइवेट जो भी थे वो अलग पैदा कर रहे थे। अब एक टाइम आया, कोई बता सकता है? एक टाइम था 31 दिसंबर
31 दिसंबर 2013 का समय का नाम, टाइम का नाम क्या था? 31 दिसंबर 2013। बेटा जी पावर है, ठीक है ना, के भी क्या होता है? किलो वोल्ट होता है, वो तो वोल्टेज होता है ना बेटा, ध्यान दो। अब मैं बात करता हूँ, अगर आप एक इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हैं, अगर आप इलेक्ट्रिकल की नॉलेज रखते हैं तो ये डेट आपको याद रखना पड़ेगा। 31 दिसंबर 2013 को क्या हुआ, कोई बता सकता है? बोलिए, जानते हैं आप लोग? ये इंडिया के पावर सेक्टर की सबसे बड़ी घटना थी, कोई बता सकता है? बताओ। 31 दिसंबर 2013 की ये घटना है, बता सकते हो? नहीं पता? पावर ग्रिड जो थे भारत में, उन सभी ग्रिडों को जोड़ दिया गया आपस में। और व्हाट इज पावर ग्रिड? व्हाट इज पावर ग्रिड? देखो 5 ग्रिड बनाए गए थे, जितने हमारे भारत जो पावर से। देखो मैं तुम लोग को ये इंट्रोडक्शन पढ़ा रहा हूँ, कल से मैं तुम लोगों को टॉपिक पढ़ाऊंगा अच्छे से, लेकिन आज मैं ऐसे ही इंट्रोडक्शन के रूप में पढ़ा रहा हूँ पावर सिस्टम को, तो इसलिए पावर सिस्टम में मैं बता रहा हूँ तुम लोग को। तो जो पावर ग्रिड जो था, जैसे कितने ग्रिड हैं इंडिया में, कितने ग्रिड हैं बताओ? पूछ सकता है कि भारत में कुल कितने ग्रिड हैं, बताइए। भारत में कुल कितने ग्रिड हैं बताइए? 5। बहुत सही रिप्लाई, आकाश कुमार ने बहुत सही रिप्लाई दिया। बिल्कुल, कुल 5 ग्रिड हैं। कौन कौन ग्रिड? उत्तरी ग्रिड, दक्षिणी ग्रिड, पूर्वी ग्रिड, पश्चिमी ग्रिड, और उत्तर और पूर्व को लिखा गया नॉर्थ ईस्ट। उत्तरी पूर्वी ग्रिड, उत्तरी पूर्वी ग्रिड। तो कुल कितने ग्रिड सिस्टम बनाए गए? 5 ग्रिड सिस्टम बनाए गए। अब किसी बच्चे को पता है कि ग्रिड क्या होता है? व्हाट इज ग्रिड? बताओ, व्हाट इज ग्रिड? ग्रिड क्या है बताओ, बताओगे? जिसको ग्रिड ही नहीं पता वो कैसे बताएगा ग्रिड? ग्रिड 5 ग्रिड सर बता रहे, क्या होता है ग्रिड? किसको पता है ग्रिड क्या है? अगर तुमसे यही पूछ दिया जाए कि व्हाट इज ग्रिड, जब ग्रिड जान रहे हो, ग्रिड जब तक नहीं जानोगे तब तक हम ग्रिड बता दे के 5 होता है। अभी ये घटना पे आएंगे, 31 दिसंबर 2013 की घटना मैं बताऊंगा, लेकिन पहले बताओ ये ग्रिड सिस्टम क्या होता है? ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए इन्होंने बहुत सही रिप्लाई दिया, पावर जनरेशन सप्लाई को कनेक्ट करना। देखो ग्रिड क्या है, मैं तुमको बहुत आसान भाषा में बताता हूँ। मान लो एक शहर यहाँ है, एक शहर यहाँ है, एक शहर यहाँ है और एक शहर यहाँ है, ठीक। इन शहरों को आपस में अगर हम कनेक्ट कर दें, इन शहरों को कनेक्ट करते हैं तो इस कनेक्ट करने को क्या बोलते हैं? NH, नेशनल हाईवे। हाईवे कहते हैं ना, इन शहरों को आसानी से कनेक्ट कर देते हैं। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी ने सारे शहरों को कनेक्ट किया, ठीक है। ठीक वैसे ही ग्रिड क्या करता है, ध्यान देना, ग्रिड एक रास्ता है। ग्रिड क्या है? एक रास्ता है। ग्रिड क्या करता है, यहाँ पावर जनरेशन हो रहा है, यहाँ से आगे पहुँचाना है, तो ग्रिड सिस्टम क्या करेगा कि ये इसको यहाँ से यहाँ पहुँचा देगा। तो सबसे पहले ग्रिड सब स्टेशन बनेगा। वो एक बड़ा सब स्टेशन होता है जो क्या करता है कि डिफरेंट एरिया में पावर को भेजता है, ठीक है। और 31 दिसंबर 2013 को जो ये 5 ग्रिड थे, इन सभी 5 ग्रिड को आपस में क्या किया गया? देखो मैं ग्रिड पे बहुत विस्तृत आगे पढ़ाऊंगा, अभी मैं नॉर्मली बता दिया हूँ। समझो ये रास्ता की तरह है, एक समझो हाईवे है, जैसे बिजली को भेजने का जो रास्ता है वही ग्रिड है, समझो, ठीक है। दिस इज ग्रिड सिस्टम। आगे मैं इस पर बहुत विस्तृत पढ़ाऊंगा, अच्छे से गौर करो। तो कुल 5 ग्रिड सिस्टम थे। देखो आने वाले समय में देखो तुम लोग पता है ना, TG2 वाले या JEE वाले, अब धीरे धीरे इस गवर्नमेंट अब इसके तरफ बढ़ रही है। अब एक नया सब्जेक्ट आ गया है, स्मार्ट ग्रिड। एक सब्जेक्ट ही पूरा ग्रिड पर एक विषय ही पढ़ाया जाता है, ये BTech में पढ़ाया जाता है, समझे? अब ध्यान दो। तो जो ग्रिड सिस्टम हमने आपको बताया, जो भी ग्रिड सिस्टम आपको मैंने बताया उसको समझिए। तो मैंने बताया कि ये जो 5 ग्रिड थे, इन सभी 5 ग्रिड को क्या किया गया? 31 दिसंबर 2013 को क्या किया गया? जोड़ दिया गया।
आपस में क्या कर दिया गया, इसको जोड़ दिया गया। और पता है हम्म और इसी दिन कहा गया वन नेशन वन ग्रिड। ठीक है, मतलब सभी ग्रिड को जब आपस में कनेक्ट किया गया, ठीक है। अब होता क्या था कि अलग अलग ग्रिड अलग अलग फ्रीक्वेंसी की सप्लाई बना, मतलब अलग अलग ग्रिड की फ्रीक्वेंसी भी अलग थी, इसको जोड़ना बहुत कठिन कार्य था। अब इसको जोड़ा क्यों गया, अब थोड़ा जोड़ा क्यों गया, जोड़ा इसलिए गया, जैसे मान लो, अब देखो, जैसे मान लो ये भारत का नक्शा है, ठीक है। गौर करना कि इस ग्रिड को जोड़ने की जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, मान लो कि मुंबई में बहुत ज़्यादा बिजली खपत हो रही है और यहाँ पे बिजली कम खपत हो रही है, यहाँ पे बिजली और कम खपत हो रही है, और यहाँ पे बिजली खूब पैदा हो रही है और यहाँ पे बिजली खूब खपत हो रही है। तो जब हम सभी ग्रिडों को आपस में कनेक्ट कर दिए तो जिधर भी बिजली की ज़रूरत होती थी उधर आसानी से बिजली हम भेज देते थे। तो ये पूरा इंडिया का जो भी पावर सिस्टम था एकदम बैलेंस हो गया। बिना ग्रिड सिस्टम के ये बैलेंस नहीं हो रहा था, तो आफ्टर ग्रिड सिस्टम के ये क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो इस ग्रिड सिस्टम को, सभी ग्रिडों को 31 दिसंबर 2013 को वन नेशन वन ग्रिड का बात कही गई, ठीक है ना। तो इन सभी ग्रिडों को आपस में कनेक्ट कर दिया गया। ओके, मेरी बात समझ में आई। तो ये था आपका पावर सिस्टम की बात। अब बढ़ते हैं ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन सबको पता है कि बिजली को भेजना, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बांटना, यूटिलाइजेशन मतलब उपयोग करना। तो कल हम आपको ट्रांसमिशन से शुरू करेंगे, पावर सिस्टम पहले मैं जनरेशन नहीं पढ़ाऊंगा, पहले मैं ट्रांसमिशन पढ़ाऊंगा, फिर डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाऊंगा, फिर यूटिलाइजेशन, फिर जनरेशन पढ़ाऊंगा, ठीक है। या हो सकता है बीच में राजीव सर, जनरेशन राजीव सर ही पढ़ाएंगे, मैं ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन और यूटिलाइजेशन, या हो सकता है मैं भी पढ़ा दूं। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि ये जो आपका कल से शुरू होगा वो आपका शुरू होगा ट्रांसमिशन, ठीक है। मेरी बात समझ गए। और सॉरी, बहुत बड़ा धोखा हो गया आज मेरे साथ, लिंक हमारी ऑफ हो गई है, दूसरी लिंक बनानी पड़ी है, ठीक है। आज इंट्रोडक्शन लेक्चर में बस इतना ही रखते हैं, और कल से हम लोग पढ़ाएंगे, कल से हम लोग अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग चलेंगे, जेई लेवल की क्लास करेंगे, ठीक है ना। कल से शायद लेक्चर को मैं 8 बजे से खिसका के 9 बजे कर दूं या 10 बजे कर दूं, हो सकता है कि मैं लेक्चर को 10 बजे शिफ्ट करूं, ठीक है। मैं बता दूंगा उस पर, क्योंकि थोड़ा सा मुझे टाइम चाहिए आराम करने का, कॉलेज से मैं आता हूं तो इसलिए शायद लेक्चर 10 बजे शिफ्ट हो सकता है, ठीक है। बिल्कुल। सारे मतलब 8 बजे वाला जो लेक्चर मैं आज ले रहा था शायद मैं 10 बजे शिफ्ट कर दूं। इससे फ़ायदा ये होगा कि मैं आराम से खाना वाना खा पी के आराम से 10 बजे पढ़ाऊँगा, ठीक है। हाँ हाँ, TG2 की क्लास। बोर्ड पे नहीं होगा बेटा, ये जो है इसी पेज पर ही मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है ना। बिल्कुल। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लिंक आप लोग शेयर कर दीजिएगा, ताकि मैं चाहता हूँ कि 8 बजे, ठीक है। थोड़ा सा देखिए, ऐसा है ना कि थोड़ा सा मुझे भी टाइम चाहिए, ठीक है, क्योंकि मुझे आराम करेंगे, थोड़ा सा काम होता है मुझे भी, तो इसलिए हो सकता है कि मैं 10 बजे, या 10 बजे नहीं तो 9:30 बजे आ जाऊँगा। स्मार्ट बोर्ड पे अभी नहीं बेटा जी, स्मार्ट बोर्ड पे अभी नहीं। मुझे पेन कॉपी पे पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। मेरी बात आप लोगों को समझ में आई। बस आप लोगों को मेरी बात समझ में आनी चाहिए, और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। अभी मैं इस वीडियो को थोड़ा सा मिक्स कर दूंगा, मतलब ठीक है ना जी, ठीक है। वीडियो शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो में थोड़ा सा मिक्स हो सकता है, वो पहले वाला वीडियो, दोनों वीडियो को डाउनलोड करके मैं एक बार वो दोनों को ऐड करके और इसको मैं फिर से अपलोड करूँगा, ठीक है ना। चलिए, ठीक है प्यारे बच्चों, ओके, गुड नाइट।
कल हम लोग मिलते हैं कल। हाँ हाँ, मतलब कल 10 बजे, 10 बजे ही रखेंगे हम, 10 बजे ही आराम से रखेंगे। तो मज़ा आता है पढ़ाने में 10 बजे। ठीक है।